बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। तीनों खबरें एक्सक्लूसिव हैं और एक नई पाकिस्तान की सियासत में हलचल जो है हमें नजर आ रही है और ये तीनों खबरें इस हलचल से जुड़ी हुई हैं। राय साहब, पहली खबर है पाकिस्तान के साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से, और जनरल साहब जो हैं वो खुद चलकर जीएचयू पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, आने का मकसद क्या था, क्या गुफ्तगू हुई और इसका ताल्लुक इमरान खान से क्या है, इसकी मुकम्मल कहानी आज की इस नशिस्त में एक्सक्लूसिवली दो टोके सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, दोबारा से खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये इंकिशाफ कहां पर हुआ, ये असल में माजरा क्या है, इसकी कहानी भी सुनाएंगे। और फिर खान साहब का जो खिताब है उसके हवाले से भी हमारे पास जो है वो एक तीन निकात ऐसे जिसमें खान साहब ने कुछ बातें कही, पाकिस्तान की मीडिया पर ये नहीं चला। और फिर सबसे अहम, नवाज शरीफ साहब का जहाज रोक दिया गया है आखिरी लम्हात में और जज साहब इसकी वजह बने हैं, जज साहब ने क्या कहा ये भी बताएंगे और एक्सक्लूसिवली आज की इस नशिस्त में बताएंगे। लेकिन राय साहब, हम पिछले 3 दिनों से जीएचक्यू में क्या कुछ हो रहा है और जो खबरें आप निकाल कर ला रहे हैं, यकीनन उनकी एक अपनी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से है। राय साहब, फैज हमीद साहब पहुंचे हैं जीएचक्यू, इससे पहले एक और जो साबिक डीजी आईएसआई थे वो जीएचक्यू पहुंचे थे, उनकी बल्कि तलबी हुई थी, फिर बाद में सरजनिश भी हुई। लेकिन राय साहब, ये फैज हमीद साहब क्यों चलकर चले गए, क्या वजह बनी और असल में ये माजरा क्या है? देखें आशफी साहब, जीएचक्यू से जुड़ी खबर निकालना, मुसद्दका खबर निकालना और जिम्मेदाराना तरीके से निकालना ये बड़ा मुश्किल काम है। जी जी, क्योंकि जरा सी खबर इधर उधर हो जाए तो वीगो डाला भी आ सकता है। खाई खाई सर, जरा सा इधर हुए खाई, इधर हुए खाई, इधर इधर हुए तो खाई, उधर हुए तो दरिया। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ जेर जबर आपको 1000 दफा रीचेक करनी पड़ती है, 2-2 3-3 सोर्सेज से तस्दीक करनी पड़ती है खबर, 2-3 जो उस खबर से जुड़े फरीक हैं उन दोनों तीनों फरीकैन से चेक करनी पड़ती है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ जब 100% नहीं बल्कि 200% मुसद्दका खबर हो तो फिर ही आप जीएचक्यू से जुड़ी खबर दे सकते हैं, वरना पाकिस्तान में बैठ नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बैठ के आप खबर नहीं दे सकते। और फिर जिम्मेदाराना सहाफत भी है कि आप ऐसी खबर दें जिसको कोई चैलेंज ना करे और वो खबर 100% दुरुस्त हो और आपके व्यूअर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट भी कायम रहे। ये अच्छा, जुए शीर लाने के मुताबिक है, मैं आपकी आसानी कर देता हूँ, खबर लाना वहां से जुए शीर लाने के मुताबिक है। जी हाँ, क्योंकि ये फौजी भाई हमारे प्रोफेशनल हैं तो इनसे खबर निकलवाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि इनसे रिलेटेड खबर जो है वो आपको बराह रास्त इनसे नहीं मिलती, कहीं और से मिल जाती है और फिर आपको तस्दीक के लिए इनसे रब्ता करना पड़ता है, तो उस तस्दीक के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बहरहाल जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प खबर है हमारे पास, जो किसी और चैनल पर हमारे व्यूअर को नहीं मिलेगी, यानी ना तो किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर ना किसी यूट्यूब चैनल पर। और इस खबर का ताल्लुक जीएचक्यू, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से भी है। अब जनरल फैज हमीद जो हैं इनका ताल्लुक 76वें लॉन्ग कोर्स से था। अप्रैल 2023 में इनकी रिटायरमेंट ड्यू थी, लेकिन इन्होंने दिसंबर 2022 में अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी और उस वक्त इनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के बाद इनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक मुलाकात भी हुई थी। अब चूंकि इनकी अप्रैल 2023 में रिटायरमेंट ड्यू थी, बहावलपुर के ये कोर कमांडर थे, अगर ये रिटायर ना होते तो जाहिर है कि कोर कमांडर के तौर पर, या अगर इनको कोर कमांडर के ओहदे से, जैसे पाक फौज में रूटीन के तबादले भी होते हैं, तो अगर इनका कहीं तबादला भी होता तो जाहिर है कि जब तक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर अप्रैल 2023 तक ये रिटायर ना होते तो इनका एक इन्फ्लुएंस तो होता।
और ये अपने इन्फ्लुएंस को, जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल फैज़ हमीद चकवाल से बैठकर इमरान खान साहब के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब को कोई मशवरे दे रहे हैं, तो अगर जनरल फैज़ हमीद ने ये सब कुछ करना होता तो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता और वो अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक फौज ना छोड़ते। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने 4 माह पहले तकरीबन जो है वो पाक फौज से रिज़ाइन किया, या आप कह लें कि अर्ली रिटायरमेंट ली, और इसके लिए उनके ऊपर किसी किस्म का फौज का या आर्मी चीफ का दबाव भी नहीं था। और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक और 76वें लॉन्ग कोर्स के जो दीगर आपके जनरल थे, जिनमें जनरल अजहर अब्बास भी शामिल थे, इनके मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं, वो शहबाज शरीफ को ये कहते रहे कि मुझे अगर आप अप्रैल 2023 तक एक्सटेंशन दे दें, यानी नवंबर 29 2022 से लेकर अप्रैल 2023 जून 2023 तक आप मुझे 6 महीने के एक्सटेंशन दे दें, तो फिर ये जो नाम नहाद सो कॉल्ड आपके लिए इरिटेंट्स हैं, यानी ये एक बहाना बना रहे थे 76वें लॉन्ग कोर्स के, तो ये तो अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेगी। यानी वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास के कंधे पर रखकर भी जनरल बाजवा जो है वो अपनी एक्सटेंशन के लिए बंदूक चला रहे थे। अब हाशमी साहब, जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं, दोनों मुसद्दका खबरें हैं। एक तो जनरल फैज़ हमीद पर इनिशली एक वार किया गया एक ऐसी सूरत हाल में जब मरियम नवाज़ उनके खिलाफ बड़ी जहरीली कैंपेन चला रही थी उनकी रिटायरमेंट के बाद भी, और ये कह रही थी कि एक शख्स अभी भी चकवाल से इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए और इमरान खान साहब को मशवरे देने के लिए चकवाल में बैठ के ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद 3 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स, 3 पुरस्कार किरदार, इनको एक्टिव किया गया। ये जो तीनों पुरस्कार किरदार हैं, पहले इनकी शनाख्त छुपाई गई जानबूझकर, और जिनकी शनाख्त छुपाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि कोई पुरस्कार, कोई चोरी वाला काम हो रहा है। ये तीनों जो अफराद थे, इनको जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ लॉन्च किया गया था। इन तीनों अफराद ने नैब रावलपिंडी में जाकर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक रेफरेंस पहले मरहले में दायर करने की कोशिश की, और उस रेफरेंस में ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासे बनाए। अब चूँकि जब ये रेफरेंस फाइल करने के लिए दरख्वास्त दी गई तो इसके अंदर कोई एविडेंस भी नहीं था, कोई थ्रू प्रॉपर चैनल ये रेफरेंस फाइल करने की कोशिश भी नहीं हुई। तो ये असल में जनरल फैज़ हमीद को एक दबाने की कोशिश थी, जिस पर जैसे राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक इंक्वायरी जो है ये की जा रही है, लेकिन उसमें चूँकि उस रेफरेंस में कोई एविडेंस नहीं था तो वो उस वक्त वो रेफरेंस जो है वो इनिशिएट नहीं हो सका, आगे नहीं चल सका। और बाद में पता चला कि ये जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जिन 3 लोगों ने ये रेफरेंस का एक नाम नहाद इकदाम किया, ये इनका ताल्लुक भी जनरल फैज़ हमीद के अपने आबाई इलाके से था। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन खबर आई है, यानी ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से जुड़ी, ये उससे भी ज़्यादा दिलचस्प खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये बताया था कि एक और साबिक DG ISI जो कि जनरल फैज़ हमीद नहीं है, उस प्रोग्राम में भी हमने क्लियर किया था 2 दिन पहले। कुछ लोग गेस कर रहे थे कि शायद हमने जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक इशारा किया। हमने वाज़ेह अल्फाज में ये बताया था कि जिन DG ISI को GHQ बुलाकर सरजनिश की गई वो जनरल फैज़ हमीद नहीं थे, वो कोई और DG ISI थे, और इशारों कनायों में हमने ये भी बताया था कि मुमकिना तौर पर वो कौन हो सकते हैं, वो भी मुसद्दका खबर थी। अब जनरल फैज़ हमीद के ऊपर चूँकि मुसलसल ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और नून लीग मुसलसल ये इल्ज़ामात लगा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू कर दी गई और कोर्ट मार्शल का फैसला जो है ये GHQ ने करना है, ये राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इस पूरी सिचुएशन में जनरल फैज़ हमीद जो है एक ऐसी सिचुएशन में जब लाहौर के कोर कमांडर का कोर्ट मार्शल हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी मार्क हुई, GHQ में उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है ये जब शुरू हुई तो उनको ये कहा गया कि आप अपना ओहदा छोड़ें। ओहदा छोड़ने के बाद उन्होंने GHQ में रिपोर्ट किया, और इंक्वायरी के दौरान जाहिर है कि वो अपने ओहदे से सस्पेंड रहे, और उस वक्त उनको GHQ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद उनको बरतरफ किया गया और उनकी मरात भी जब्त कर ली गई। यानी ना सिर्फ ये कि कोर्ट मार्शल बरतरफी, बल्कि उनको मुराद भी नहीं मिलेंगी एक लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, एक 3 स्टार जनरल के तौर पर। अब इस पूरी सिचुएशन में जब इल्ज़ामात की एक आंधी चल रही थी
तो हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये तस्दीक किया है कि जनाब फैज़ हमीद भी, उन्होंने GHQ में अपनी वजाहत दी है। यानी ये वजाहत उनसे मांगी नहीं गई थी कि आपको इमरान खान साहब से राब्ते में हैं। इमरान खान साहब से कोई भी रिटायर्ड जनरल राब्ते में हो सकता है। इमरान खान साहब के साथ जो रिटायर्ड फौजियों की तंजीम है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के लोग भी शामिल हैं, ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं, कैप्टन शामिल हैं, आम सिपाही शामिल हैं, पूरी एक तंजीम बनी हुई ना, वो पूरी तंजीम इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। तो जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये इल्ज़ामात लगाना कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब को ड्राइव कर रहे हैं या उनको मशवरे दे रहे हैं या कोई मनफी मशवरे दे रहे हैं, तो इस पूरी सिचुएशन में जनरल फैज़ हमीद ने बेहतर ये समझा कि वो भी अपनी पोजीशन को क्लियर कर दें। GHQ ने उनकी कोई वजाहत नहीं तलब की थी, उनसे कोई तफ्तीश नहीं की थी, उनके खिलाफ कुछ शवाहिद नहीं थे, कोई इतलात नहीं थी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने खुद ये वजाहत दी कि मेरे बारे में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये बेबुनियाद हैं। ना तो मैंने इमरान खान साहब को कोई मशवरा दिया यानी रिटायरमेंट के बाद, ना मेरा रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब से कोई इस तरह का राब्ता है कि मैं उनको कोई ये मशवरा दूं कि आप फलां जगह एहतजाज करें या आप अपने जलसों जुलूसों के लिए या आप अपनी तहरीक के लिए ये हिकमत अमली अपनाएं। मेरा उनसे इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अंदर बहुत अहम बात यह है कि जब जनरल फैज़ हमीद DG/ISI के ओहदे से हटकर पेशावर के कोर कमांडर और फिर बावलपुर के कोर कमांडर जब उनको आयद किया गया था, तैनात किया गया था, तो उस दौरान एक क्लेम ये किया गया था कि असद उमर की रिहाइश पर रिहाइशगाह जो कि इस्लामाबाद का सिल्वर ऑक्स एक टावर है जहां पर असद उमर की रिहाइशगाह है इस्लामाबाद में, तो उस वक्त एक क्लेम ये किया गया था कि वहां पर मुबैना तौर पर जनरल फैज़ हमीद की कोई PTI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से भी जनरल फैज़ हमीद ने इससे पहले ज़राए से तरदीद की थी, यानी वो एक दावा था, उसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद का एक दावा था। लेकिन अभी तो बहुत वजाहत के साथ जनरल फैज़ हमीद ने यह बताया है कि ये जो इस वक्त सियासी लोग उनके ऊपर या मुख्तलिफ हल्के जो उनके हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये इल्ज़ामात सरासर गलत हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हाशमी साहब एक और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी, उसके आप ये कह लें कि मंतकी अंजाम का इंतज़ार भी करना चाहिए, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के भाई के घर जो चोरी हुई 1,07,00,000 रुपए की फोन और साथ एक फोन भी ले गए। iPhone 13 भी चोरी हुआ। तो ये भी बड़ी हसास नौयत की स्टोरी है कि वो लाहौर जाते हैं नजफ हमीद, और नजफ हमीद को भी मुलाजमत से निकाल दिया गया था अभी रिसेंटली, यानी जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनको भी मुलाजमत से निकाला गया था। वो फौज में मुलाजमत तो नहीं कर रहे थे, इसकी डिटेल फिर कभी शेयर करेंगे। तो और एक iPhone 13 जो चोरी हुआ है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सवालात खड़े हुए थे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस iPhone 13 में कुछ लोग कोई डेटा तलाश कर रहे हों, कोई हसास किस्म की इंफॉर्मेशन तलाश कर रहे हों, कि क्या इस फ़ोन को जनरल फैज़ हमीद तो कोई ऑपरेट नहीं कर रहे थे या इसके ज़रिए तो कोई राब्ते नहीं कर रहे थे। अगरचे ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई GHQ ने यह नहीं कहा कि हमारे पास ये इतलात हैं कि जनरल फैज़ हमीद कोई फाउल प्ले कर रहे थे या इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोई फाउल प्ले कर रहे थे। अच्छा राय साहब, एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी शामिल करते हैं आगे चलकर और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। लेकिन मेरे लिए जो अहम जवाब था इमरान खान का बहुत ही अहम है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक नई पार्टी जो है वो लॉन्च की गई, और इसके हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ मीम्स भी बनाई हैं कि गधे के ऊपर अगर आप लाइनें खींच दें तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जिस तरह जो है लॉन्च की गई। अच्छा, मैं बहुत देर से यानी कई महीने हो गए, मैंने राय साहब ये बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि ये भाई साहब जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, जब इन्हें मौका मिलेगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे। इनके पर्सनल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राय साहब, उन्होंने मुझे ट्विटर पर मेरे से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद इन्होंने बाकायदा कहा जी कि आपके पास खबर गलत है, आप अपनी खबर चेक कर लें। तो उस वक्त से वो भाई साहब लापता हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी खबर ठीक थी और ये एक नई पार्टी मार्ज़ वजूद में जो है वो ला रहे हैं। लेकिन राय साहब, इस हवाले से जब सवाल हुआ खान साहब से
कि खटक कंपनी ने एक इल्ज़ाम लगाया। मैंने परवेज़ खटक नहीं कहता, मैंने खटक कंपनी कहता हूँ, जो कंपनी चलने से पहले जो है फ्लॉप हो गई। वो ये कहते थे कि आपको काफ़ी बार इलेक्शन की ऑफ़र हुई, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि 14 मई वाले फैसले को भी उन्होंने नहीं माना। तो इलेक्शन से ये लोग भाग रहे थे, मैं नहीं भाग रहा था। ये धोखा था कि इलेक्शन देना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। जो इससे हटेगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दलदल तैयार करेगा और पाकिस्तान को दलदल में फेंकेगा। शाह महमूद कुरैशी के अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, गो कि उनकी जो जमानत राय साहब वो गालिबन 28 जुलाई तक जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। फिर वो ये कहते हैं कि स्कूल के बाद मेरा पूरा नाम जो है आज तक किसी ने नहीं लिया। आज कोर्ट के अंदर दोबारा मेरा नाम जो है इमरान अहमद खान न्याजी जो है वो लिया जाता है। आज हालात जो है मुझे पाकिस्तान के यानी जो कुछ हो रहा है वो अच्छा लग रहा है। वो अपनी ज़ात के हवाले से कह रहे थे, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि खान साहब के ऊपर जितना क्राइसिस आता है ना, तो राय साहब वो बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े खामोशी के साथ और उतने काम एंड क्वाइट हो जाते हैं और वो उस चीज़ से जो है वो सीखते हैं। तो उस तनाजुर में उन्होंने ये बात की और फिर 12 अगस्त से पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि एक साइफर का महाज भी खुल गया है, उसके ऊपर भी एफआईए कोई केस बनाएगी और फिर आजम खान साहब जो हैं वो भी लापता हैं और वादा माफ गवाह जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। राय साहब, हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि खान साहब की गिरफ्तारी इनके लिए एक उम्मीद की किरण है और अब उसी की तैयारी की जा रही है कि खान साहब को एक और महाज खोल के गिराया जाए, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी भी आज भी इलेक्शन 60 दिन में होंगे, 90 दिन में होंगे, एक कशमकश नजर आ रही है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि दोनों तरफ से दो मुख्तलिफ किस्म के वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाने की उस पर जोर डाला जा रहा है। एक कहते हैं सियासतदान हो, दूसरे कहते हैं मईशतदान हो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वक्त लगेगा और फिर मईशत अगर ना आगे चल सकी तो जो ग्रंटोर हैं उनको भी कोई गारंटी चाहिए होगी कि मुल्क को कौन चलाएगा। हाशमी साहब, खान साहब, GHQ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, एक बड़ी अहम खबर है और जो आपने पॉइंट रेज किया इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़े मज़े की स्टोरी जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है, आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए एक नई मुश्किल बन गई है। अब वो मुश्किल ये बन गई है कि इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम अगस्त में असम्बलियाँ तहलील करेंगे, यानी कौमी असम्बली तहलील करेंगे। 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात जो है ये आपकी कौमी असम्बली की मुद्दत जो है ये पूरी हो रही है। अब इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम एक दिन पहले असम्बली तहलील कर दें। एक दिन पहले असम्बली तहलील करेंगे तो फिर हमें 90 दिन में इलेक्शन करवाना पड़ेगा, 1 महीना और मिल जाएगा इमरान खान साहब की हुकूमत को, इमरान खान साहब की पार्टी को क्रश करने के लिए या इमरान खान साहब को नायल करने के लिए या इमरान खान साहब की पार्टी को कलअदम करने के लिए। इसलिए प्लान इन्होंने ये बनाया गया था, सिर्फ एक दिन पहले हम हुकूमत जो है वो छोड़ देंगे, यानी 12 और 13 अगस्त की रात के बजाय 11 और 12 अगस्त की रात को हम छोड़ देंगे। लेकिन अब इसके अंदर एक जो हमने इसी प्लेटफॉर्म पर दिलचस्प सिचुएशन पेश की थी कि सदर आरिफ अलवी जो है वो कोई सितंबर में रिटायर नहीं हो रहे, यानी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रहे। वो जब नई असम्बलियाँ वजूद में आएंगी, नया इलेक्टोरल कॉलेज वजूद में आएगा, जब नई सूबाई असम्बलियाँ वजूद में आएंगी तो वो सदर का इंतखाबी कॉलेज होता है, उसके ज़रिए नए सदर का इंतखाब होगा। तो इसका मतलब यह है कि दिसंबर तक कम से कम सदर आरिफ अलवी यहीं पे हैं, अगरचे सितंबर 2023 में उनके ओहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। अब सदर के पास ये अख्तियार होता है कि इसी तरह गवर्नर के पास भी ये अख्तियार होता है कि अगर सूबाई असम्बली की तहलील की समरी चीफ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आला भेजे, ये वज़ीर आला का अख्तियार होता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है कि वो कौमी असम्बली तहलील करने की समरी भेजे। तो सदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक उस समरी को रोक सकता है, उसकी मंजूरी नहीं दे सकता। 48 घंटे तक की गुंजाइश होती है और 48 घंटे
तक अगर सदर उसकी मंजूरी ना दे तो फिर आज खुद वो कौमी असम्बली तहलील समझी जाती है। जैसे सूबाई असम्बली में 48 घंटे थे गवर्नर पंजाब के पास कि वो या तो अप्रूव कर दें कि ठीक है ये पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने का जो चौधरी परवेज इलाही ने फैसला किया था मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, और जब उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो वो आज खुद असम्बली डिसॉल्व हो गई। अब इशू ये बना हुआ है, जो बड़ा दिलचस्प इशू है कि अगर ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक दिन पहले असम्बली तहलील करेंगे, एक महीना मजीद गेन करने के लिए, यानी 60 दिन के बजाय 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए, और एक दिन पहले ये समरी अगर मूव करते हैं ऐवान सदर में और सदर आरिफ अलवी 48 घंटे तक उसको अप्रूव नहीं करते, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो बड़े मजे की सूरत हाल बन जाएगी। फिर ये है कि अगर ये 11 या 12 को मूव करते हैं और सदर आरिफ अलवी 13 की रात तक उसको अप्रूव नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि फिर इनको इलेक्शन 60 दिन में कराना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी के पास आईनी अख्तियार है कि वो 16 घंटे के बाद करें, 18 के बाद करें, 24 घंटे के बाद करें, 48 घंटे से ज़ायद उनका आईनी अख्तियार नहीं है। 48 घंटे के बाद आज खुद असम्बली तहलील हो जाएगी। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमें 13 अगस्त से कम 60 घंटे पहले ये समरी मूव करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि सदर के पास कोई बहुत वसी इख्तियारात नहीं है, लेकिन सदर का दिसंबर तक ओहदे पर रहना छोटे छोटे आइनी मामलात में तहरीक इंसाफ को बड़ी मदद करेगा। तो अब इनका ये जो प्लान है, इन्होंने अब ये सोचा है कि कम से कम 60 घंटे या 72 घंटे पहले हम ये समरी मूव करें कौमी असम्बली तहलील करने की, ताकि 48 घंटे तक अगर सदर आरिफ अलवी इसको रोक भी लें तो तब भी असम्बली एक दिन अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाए, और एक दिन पहले तहलील हो गई तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होगा। एक तो ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, इसी वजह से ये जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं असम्बली की को डिसॉल्व करने के हवाले से और मुतज़ाद तारीखें आ रही हैं, ये भी इसी वजह से आ रही हैं। अब आ जाए इमरान खान साहब के जो 3 पॉइंट्स हैं जो इमरान खान साहब ने अब बयान किए हैं अपनी एक तकरीर में भी, उसके बाद एक ट्वीट में भी और एक इंटरव्यू में भी। एक तो हाशमी साहब, पाकिस्तान के अंदर मैं अभी देख रहा था कि एक ऑनलाइन सर्वे जो कि तहरीक इंसाफ ने ख़ुद नहीं कराया, जो किसी सियासी जमात ने नहीं कराया, जो कि एक ऐसी तंजीम ने कराया जो कि इंतखाबी सर्वेस करवाती है। तो एक ताज़ा तरीन सर्वे आया, उसमें भी हमने देखा, जो कि लोग अभी हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं, कि वो सर्वे भी उन्हीं सर्वेज की तरह नताइज दिखा रहा है कि 73.7% तक वोट लेकर इमरान खान साहब 2023 के इलेक्शन में, ये अक्टूबर में होता है या सितंबर में होता है या नवंबर में होता है, तो इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। और ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, पूरी पीडीएम को भी पता है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की इंटरनल असेसमेंट होती है, इंटरनल सर्वेज होते हैं, उनको भी पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है। अब इस पूरी सिचुएशन में 2 किस्म के प्लान बनाए गए हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये गिरफ्तार करना है, यानी गिरफ्तार करके ना सिर्फ जेल डालना है, बल्कि इमरान खान साहब की नायली भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जेल में भी हों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जेल में जाकर आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप जेल में भी हों तो जेल से भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान साहब जेल में भी हुए, वहाँ से भी वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन पेपर्स अगर उनको नायल ना किया गया, वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे, अगर उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ इसको कलअदम ना किया गया तो तहरीक इंसाफ जाहिर है कि इलेक्शन में जाएगी, और इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, चाहे इमरान खान साहब को ये जेल में डाल दें, वोट धड़ाधड़ इमरान खान साहब को डलेगा। और ये जो किंग्स पार्टीज लॉन्च की गई हैं, जो अपने लॉन्च से पहले ही फेल हो गई हैं, ये आप उस वक्त देखेंगे कि मुकम्मल कोलैप्स हो जाएंगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। लेकिन अब चूंकि इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाने का एक तैयार कर लिया है, इसलिए प्लान ये है कि पहले मरहले में आप ये कह सकते हैं कि अगले चंद हफ्तों के दौरान इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, इसी दौरान इमरान खान साहब के केसेस का फैसला करवाया जाए अदालतों से। अदालतें, आपको पता है कि एक जो जज हैं उनकी फेसबुक वॉल जो है उस पर साफ पता लग गया कि कितने वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जहरीली किस्म की पोस्टें करते रहे। ऐसे जजेस से इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला लेकर उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को
नायल करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन से। और मीनवाइल आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये तो सितंबर में वैसे भी जा रहे हैं, तो जस्टिस फायज ईसा की जुडिशरी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब को कोई मेरिट के ऊपर कोई इंसाफ फराहम किया जाएगा। अच्छा, एक तो मैं इसमें ना एक एडिशन ये जरूर कर दूं राय साहब, ये जो हुमायूं दिलावर साहब हैं इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये बड़े हैरानकुन भी थे। और जज क्या ऐसे बिहेव करते हैं, उन्होंने जो इमरान खान के वकील ने उन्हें कहा था कि आप भी अब तैयारी पकड़ें, और ये उनके अल्फाज थे, ये धमकी से कम नहीं है। उन्हें तो असूली तौर पे अलग हो जाना चाहिए, वो खैर अलग जो है वो नहीं हो रहे। राय साहब, क्योंकि तारीख की आपने बात की, पूरा प्रोसीजर बता दिया कि समरी के साथ क्या खेल खेला जा सकता है, 90 दिन या 60 दिन। अच्छा, ये कन्फ्यूजन क्यों है? पीडीएम इत्तेहाद है उन तमाम जमातों का जो अपने मफाद के लिए इकट्ठी हुई थी, और मफाद ये था कि इमरान खान को माइनस करके इक़्तिदार पे बैठ जाओ, अब केसेस खत्म करो, और जहां पर कानून नहीं है जो उन्हें रिलीफ दे सके तो एक नया कानून बना लो, यही होता रहा। अब आपको क्या लगता है ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये इन सियासी जमातों के दरमियान मौजूद है? क्योंकि 60 दिन और 90 दिन में फर्क क्या है? नून लीग क्या इंतखाबात देर से चाहती है? पीपल्स पार्टी जल्दी चाहती है? अगर जल्दी चाहती है तो क्यों चाहती है? और कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जो है मुझे लगता है कि मौजूद है कि 1 तारीख के 12 घंटे पहले, एक दिन पहले 8 अगस्त उसके ऊपर भी रिबर्टल आ गया। ये तारीखें कहीं ना कहीं से निकली हैं राय साहब। आपको लगता है कि पॉलिटिकल जमातों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, या फिर पॉलिटिकल जमातों का के दरमियान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है? क्योंकि एक ही तरीका निगरान हुकूमत को आगे लेकर जाने का, रीजन कुछ भी हो सकती है, मुल्की हालात हो सकते हैं, मर्दमशुमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है राय साहब, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे और निगरान हुकूमत को कहे कि जनाब काम चुप के रखो, चलने दें जब तक चला सकते हैं, और कोई आईनी सूरत हाल निकाल कर ही ले आए? ना तो कोई चीफ जस्टिस है पाकिस्तान में, ना कोई अदालत एग्जिस्ट करती है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है। ये नाम नेहाद बोगस इदारे हैं, इनकी कोई साख नहीं है। वरना जो निगरान हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें भी किसी सूरत 90 दिन से ज़ायद कायम नहीं रह सकती। कोई भी निगरान हुकूमत, अगर कोई असेंबली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है, वक्त से पहले तहलील हो जाए, और निगरान हुकूमत किसी सूरत 90 दिन से ज़ायद नहीं रह सकती। लेकिन क्या निगरान हुकूमतें 90 दिन तो छोड़ के ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि 8 माह हो गए हैं, 7 माह हो गए हैं, तो निगरान हुकूमतें तो कायम हैं। तो किधर है आपकी सुप्रीम कोर्ट, किधर है आपके चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान? क्या आपने कभी किसी जज के, चीफ जस्टिस के कोई ऐसे रिमार्क्स या कोई ऐसा फैसला देखा है कि ये किस कानून और किस आइन के तहत निगरान हुकूमतों का टेन्योर जो है वो बढ़ाया जा सकता है? अब इसलिए अगर ये बहुत ज़्यादा खौफजदा ना हो तो इनको सूट तो ये करता है कि ये 2 महीने में इलेक्शन कराएं, यानी 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। एग्जैक्ट जिस दिन असेंबली तहलील होनी है उसी दिन ये असेंबली तहलील करें और 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अगर ये समझते हैं कि नहीं करवाएंगे, अगर ये समझते हैं कि 90 दिन में करवाएं और 1 महीना और मिल जाए, तो इसका मतलब यह है क्योंकि डेट वाइज प्लान इन्होंने फाइनलाइज किया हुआ है कि इमरान खान साहब को कब हमने नायल करवाना है। उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती, राज साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी आप लेकर आए लूप में। आप जिस जो इक्वेशन सामने हमारे रख रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं सर, ये तो उनकी मर्जी से होगा ना, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में ये जरूर बताएं, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नून लीग को जो 90 दिन की जो मुझे इस मंतक समझ आई, आज वो बात क्लियर हो गई, और वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस हाजिर आए। साहब ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम इस अदलिया के हवाले अपने लीडर को नहीं करेंगे, और हमें अगर 1.5 माह भी मिल गया तो हम बहुत अच्छी कंपेन चलाएंगे। तो राय साहब 1.5 माह का मतलब ये है कि 30 दिन के अंदर, 15 दिनों में आपके उमर अता बंदयाल साहब ने जाना नहीं है, अगली जो कुर्सी पर जो साहब जो शख्सियत बैठेगी उन्होंने 30 दिन में या 15 दिन में आना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 दिन नून लीग के जहन में है, और यही प्लान है कि जब तक नवाज शरीफ साहब सुरखरू नहीं होते,
मेरे जिन लोगों से राय साहब नून लीग में मेरी जिनसे बात होती है वो तो इस हद तक कहते हैं कि जब तक साकिब निसार को आप उनके खिलाफ केस नहीं चलाते, आप फैज हमीद साहब के खिलाफ केस नहीं चलाते, आप आसिफ खोसा को, सईद खोसा को जो है इंसाफ के कटहरे में, इनके इंसाफ के कटहरे में नहीं लेकर आते, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। और ये जिद कर रहे हैं, ये इनको लगता है, तो इसीलिए 90 दिन की जो है वो गर्दान हम और ये राग जो है ये अलाप रहे हैं। देखिए आशफी साहब, इलेक्शन का जो मोमेंटम बनता है जब इलेक्शन डेट अनाउंस होती है, जब कौमी असेंबली तहलील होती है, तो अगर ये 3 महीने तक लेकर जाएंगे इसको, 90 दिन तक ये लेके तो जाना चाहते हैं 90 दिन तक। मैंने कहा कि कोई ना कोई इन्होंने, इसका मतलब है कि डेट वाइज प्लान इमरान खान साहब के खिलाफ फाइनलाइज किया हुआ है। लेकिन अगर आप 90 दिन तक लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि जबर का माहौल, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता। तो वो 1 महीना जो ये एडिशनल समझते हैं कि हमें फ़ायदा देगा, वो असल में इमरान खान साहब को फ़ायदा देगा। फिर निगरान हुकूमत जितनी तवील होती चली जाती है, उतने शहबाज शरीफ के अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं, सपोज़ मैं एक बात कर रहा हूँ कि 15 दिन बाद इलेक्शन हो तो ये राब्ते को इतने कमज़ोर नहीं होंगे। लेकिन अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, 15 दिन में तो नहीं हो सकते, 2 महीने बाद हो सकते हैं, तो 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो 3 महीनों के दौरान पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह जाता है। तो ये इनके लिए एक अदरवाइज सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, अनलेस अनटिल इन्होंने कोई डेट वाइज मरलावार इमरान खान साहब के खिलाफ प्लान फाइनलाइज नहीं किया। आप जो कह रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा सितंबर में, यानी अगर ये अपने टाइम पे तहलील करते हैं असेंबली, तो इसका मतलब यह है कि 13 अक्टूबर को जाकर ये इलेक्शन होंगे और सितंबर में जस्टिस फाइज ईसा जो है वो अपना चार्ज संभाल लेंगे चीफ जस्टिस के तौर पर। तो प्रॉबली ये भी चाह रहे होंगे कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आ जाएं। हमने इसी प्लेटफॉर्म पर एक खबर ब्रेक की थी 2-3 मरतबा, उस वक्त कुछ व्यूअर्स खास तौर पर नून लीग से मैं अगर इजाजत दें तो मैं बात कर लूं इस हवाले से। हमने इसी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको ये बताया था कि नवाज शरीफ का जहाज जो है वो मोड़ दिया गया है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान आते आते रह जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह कौन सी बनी? आज इनके घर का बंदा ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं कि जनाब अदलिया में दरार है, अदलिया कुछ भी कर सकती है, मामलात किसी और तरफ ना चल पड़े। और इनकी जुबान में जिस तरह ये बात करते हैं कि जी ऐ ना हुए कि मामला किसी और पासे टूर पैन, तो लिहाजा हम इंतजार करेंगे कि हुकूमत जाए और कोई और आए, यानी गुड टू सी यू वाली अदलिया ये चली जाए, तो फिर आगे तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब है, राय साहब। एंड आई थिंक के दो टोक को एक क्रेडिट जाता है कि हमने बड़ी मुसलसल हम ही कह रहे थे, आज भी हम ही कह रहे हैं, कंफर्मेशन आ गई। चूंकि ये लोग बार बार कमेंट कर रहे थे तो इस पे एम्फसाइज करना बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि हमने ये बताया था कि 3 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ के मामले पर मैनेज नहीं हो रहे थे। यकीन दहानी नहीं आ रही थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं तो उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो उस पर हम पर बड़ी तनकीद भी होती रही कि ये जो आप लिखते हैं कि नवाज शरीफ की परवाज़ जो है वो फ़िलहाल रुक गई है। लेकिन अब तो ख्वाजा आसिफ ने खुद तस्दीक कर दी कि नवाज शरीफ जो है ये चीफ जस्टिस की जब तक उनकी रिटायरमेंट है उस वजह से ये वापस नहीं आ रहे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और फिर ज़ाहिर है कि इनके साथ 2 जज साहिबान और भी ऐसे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लोगों को पता है, इलेक्शन का केस भी उन्होंने सुना था। तो इनको ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि कोई बेंच वगैरह बन जाए और उनको कोई 10-15 दिन के लिए जेल जाना पड़ जाए, या नैली वाले इशू पर कोई फैसला आ जाए अचानक कि नैली के लिए इन्होंने जो एक नाम निहाद कानून साजी तो की है, हो सकता है कि वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन आ जाए और वो कानून साजी भी उड़ा दे सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए ये खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जस्टिस बंदियाल साहब जाएँ, जस्टिस फाइज ईसा आएँ, तो उसके बाद नवाज शरीफ को मैदान में उतारा जाए। लेकिन नवाज शरीफ को मैदान में उतारने का मकसद ये नहीं है कि कोई नवाज शरीफ के साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ तो वैसे भी मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर एक्टिव हैं। नवाज शरीफ को ये भी पता है, नून लीग को ये भी पता है कि नवाज शरीफ के आने से कोई नून लीग का वोट बैंक बढ़ नहीं जाएगा। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन में गए, तहरीक इंसाफ को जाने दिया गया, तो नवाज शरीफ किसी भी हल्के से इमरान खान साहब के खिलाफ, तो एक तरफ इमरान खान साहब के किसी उम्मीदवार के खिलाफ भी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, यानी वो खुद भी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये नवाज शरीफ की जो परवाज़ है ये इसी वजह से रुकी हुई थी। और दूसरा ये भी चाहते हैं कि एक मरतबा
इमरान खान साहब के मुतल्लिक हतमी तौर पर ये फैसला हो जाए और हतमी तौर पर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए या तहरीक इंसाफ को कलअदम कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में भी इनका मकसद जो है वो पूरा नहीं हो रहा। अब इनके पास एक और ऑप्शन है कि इलेक्शन की किसी हद तक साख, नाम नयाज साख बचाने के लिए ये करें कि चलें तहरीक इंसाफ को हम इलेक्शन में तो जाने दें, लेकिन इनके जो टिकट होल्डर हैं, यानी जिसको भी टिकट मिले उसको उठा लें या उसका कारोबार जला दें, ठीक है, उसको हिरासा करें और इस तरीके से एक खौफ की इतनी फ़ज़ा पैदा कर दें कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला ना हो। लेकिन अभी भी जो इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के टिकट लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, एक एक हल्के में 3-3, 4-4 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाए तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब ये 2/3 अक्सरियत तो आपकी 66% पे बनती है, वो 75% यानी आपकी तकरीबन 3/4 अक्सरियत से दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है अच्छा कि मैं मुल्क वो की सोच रहा था कि आपसे मुल्क सवाल को करूं कि सही वो रास्ते पे सर्वे ले जाने और के वज़ीर लिए आज़म फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। मैं उसी तरफ आ रहा था कि लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया कि अगले वज़ीर आज़म इमरान खान और सर्वेज जो आए हैं आपने उसका हवाला भी दिया और ये सर्वेज बोल रहे हैं सर ये पॉपुलर ओपिनियन है पाकिस्तान की आवाम का। जी फिर ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।